Assalamu alaikum. Dear students, today we will be talking about Aristotle's theory of tragedy, and that has been discussed in a comprehensive manner in his book, The Poetics. And this lecture is going to be the continuation of our previous lecture, in which we have discussed Plato's introduction, the theory of imitation according to Plato, and then according to Aristotle. So today we will be moving on his concept of tragedy, and please keep in mind that this is the most important concept in his book, The Poetics. So first of all, we need to understand what is tragedy. तो हम सबसे पहले देखेंगे ट्रेजेडी का ओरिजिन क्या होता है, ट्रेजेडी है क्या चीज़, ठीक है। तो ये मैंने साथ साथ फुट नोट्स लिखे हैं। तो मेरा मकसद ये है कि आपको ये जो लेक्चर वगैरह देना होता है, मैं उन किताबों को ही रेफ़र करूं जो किताबें मैं खुद भी पढ़ता हूँ और जो अच्छी किताबें होती हैं, ताकि बाद में आप इन्हीं किताबों का से आप प्रिपरेशन करें। साथ साथ मैंने फुट नोट्स लिख दी हैं, साथ साथ एनोटेशन लिख दी हैं, तो वो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी। तो मैं अपने तमाम तलबात को ये यानी पुरज़ोर तकीद करूँगा कि आप ये जो अच्छी किताबें होती हैं, बाहर की किताबें, आप ये पढ़ा करें। हमारे यहाँ का किताबें इतनी अच्छी नहीं होती, कॉपी पेस्ट मटेरियल होता है। तो डेट्स वाई आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे, आपके अपने कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। तो चलिए आप मूव ऑन करते हैं। देखिए ट्रेजेडी की सबसे पहली बात है कि यानी वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ट्रेजेडी है क्या, ट्रेजेडी का बर्थ कैसे हुआ, ट्रेजेडी किस तरीके के साथ एमर्ज हुई, ठीक है। तो ये इसके लिए हमें जो होता है ना कि वी नीड टू गो इनटू द एंशियंट ग्रीक पीरियड, ठीक है। अब ग्रीक पीरियड के अंदर ये था कि एक ग्रीक माइथोलॉजी में थोड़ा सा जाना पड़ेगा, ग्रीक पीरियड में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। अब ग्रीक माइथोलॉजी की अगर आप बात करें तो ग्रीक माइथोलॉजी, आपको इस चीज़ का पता है कि ग्रीक जो लोग हैं वो पॉलीथिस्ट हैं, ठीक है। पॉलीथिस्ट का मतलब होता है कि जो एक से ज़्यादा खुदाओं की पूजा करते हैं, ठीक है। मोनोथिस्ट होते हैं जो एक खुदा की इबादत करते हैं, ठीक है। तो जो पॉलीथिस्ट होते हैं यानी दोज पीपल हु बिलीव इन मोर देन वन गॉड्स, दे आर कॉल्ड पॉलीथिस्ट, ठीक। इनके फिर डिफरेंट किस्म के गॉड्स होते थे। जैसे कि अगर इंडियन माइथोलॉजी की इंडियन रिलीजन की अगर हम बात करें, तो हिंदुस्तानियों का अगर हिंदुओं की बात करें, तो हिंदूज़ के यहाँ भी आपने देखा ना कि उसमें मतलब मुख्तलिफ गॉड्स हैं, ठीक है। जैसे गॉड है और गॉडेसेस हैं, जैसे सरस्वती है, लक्ष्मी है, ठीक है, लॉर्ड कृष्ण है, ये सारे इसी तरह जो होता है ना कि इनके ग्रीक के जो गॉड्स हैं। अब होता ये था कि उस ज़माने के अंदर इन द एंशियंट ग्रीक पीरियड एक डायनिसिस गॉड था। अब डायनिसिस गॉड कौन सा है कि गॉड ऑफ वाइन एंड फर्टिलिटी है, ठीक है। यानी इस जिस तरह के हिंदू रिलीजन के अंदर मुख्तलिफ गॉड्स के मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं, इस तरह ग्रीक रिलीजन के अंदर भी मुख्तलिफ गॉड्स के मुख्तलिफ फंक्शन है। तो इस तरह डायनिसिस जो है, डायनिसिस अब है कौन, ये ज्यूस जो गॉड है उसका बेटा है। ज्यूस के दो बेटे हैं, मुख्तलिफ मतलब नैरेटिव्स में मुख्तलिफ बातें आती हैं। तो उसका एक अपोलो बेटा और एक डायनिसिस है, ठीक है। तो डायनिसिस का ना मेला लगता था, उसका एक फेस्टिवल हुआ करता था, ठीक है। अब उसका फेस्टिवल के ऊपर जो थे ना, फेस्टिवल के ऊपर अ फॉर्म ऑफ रिचुअल सेक्रीफाइस अकॉम्पनीड बाय कोरल सॉन्ग इन द ऑनर ऑफ डायनिसिस द गॉड ऑफ वाइन एंड फर्टिलिटी, ठीक है। कि यानी उसके लिए जो होता है ना कि वहाँ सॉन्ग्स प्ले किए जाते थे, और कोरस जो होता है ना, कोरस वो सॉन्ग प्ले करता था। अब कोरस कौन सा होता है, कोरस के बारे में हम थोड़ा जिक्र करें। कोरस हम कह सकते हैं कि दिस वाज अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, ठीक है। एक जो होता है ना कि यानी गुलगारों का सिंगर्स का ग्रुप होता था जो कि वहाँ सॉन्ग प्ले करता था, और वहाँ से जो होता है ना कि ये ट्रेजेडी का लफ्ज़ जो होता है ये निकला, ठीक है। यानी गॉड सॉन्ग, इसलिए गॉड इसका जो लिटरल मीनिंग है वो गॉड सॉन्ग है। गॉड सॉन्ग इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो डायनिसिस की इबादत के लिए, डायनिसिस की पूजा करने के लिए, उसको यानी खुश करने के लिए वहाँ गॉड की बाकायदा सेक्रीफाइस की जाती थी, ठीक है। और साथ सॉन्ग भी प्ले किए जाते थे, ठीक है। फिर ये भी बताया जाता है कि डायनिसिस के इस मेले के, डायनिसिस के इस फेस्टिवल के ऊपर जो ग्रीक ड्रामाटिस्ट है ना, जैसे यूरिपिडीज़ है, एस्काइलस है, जैसे सोफोक्लीज है, अभी हमने पिछले लेक्चर में इनका जिक्र किया है, तो उनके ड्रामाज वहाँ परफॉर्म किए जाते थे, ठीक है। तो दैट इज़ हाउ जो था ना, उनके जो ड्रामाज थे ज़ाहिर है वो एक खास स्ट्रक्चर के साथ लिखे गए होते थे, खास किस्म के उनमें कैरेक्टर्स होते थे। तो दैट इज़ हाउ ट्रेजेडी केम इनटू बीइंग, ठीक है। तो ट्रेजेडी का मतलब अब क्या होता है कि ग्रीक ये गॉड सॉन्ग से निकला है। तो इसका ये क्या था, फॉर्म ऑफ रिचुअल सेक्रीफाइस अकॉम्पनीड बाय कोरल सॉन्ग इन द ऑनर ऑफ डायनिसिस द गॉड ऑफ वाइन एंड गॉड ऑफ फर्टिलिटी, ठीक है। अब ये कोरस क्या चीज़ होता है, देखिए कोरस जो होता है, आप अगर ग्रीक ड्रामाज आप पढ़ेंगे ना, आप एस्काइलस का ड्रामा दी एगामेमनन पढ़ें, आप इसका सोफोक्लिस का ड्रामा ईडिपस डेक्स पढ़े, यूरिपिडीज का द बैके पढ़े, ठीक है।
तो उसके अंदर आपको कोरस नज़र आएगा। कोरस होता है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, इट इज़ ये होते एक्टर ही होते हैं, दीज आर द एक्टर्स एंड दे आर कंसिडर्ड टू बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ड्रामा इन द ग्रीक ट्रेजिडीज़। ठीक है, ये सॉन्ग्स प्ले करते हैं। ठीक है, यानी सॉन्ग से साथ साथ ये कमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ एक्शंस के ऊपर। अब ये दो किस्म का होता है, एक होता है स्ट्रोफी, एक होता है एंटी स्ट्रोफी। स्ट्रोफी का मतलब ये होता है जब कोरस स्टेज के ऊपर एक तरफ से दूसरी तरफ मूवमेंट करता है तो उसे हम स्ट्रोफी कहते हैं। ठीक है, साथ साथ वो अपना एक गाना साथ में ओड गाता होता है, इसे ओड कहते हैं उन सॉन्ग्स को, ओड, ODE ओड। ये लेकिन ये कीट्स वाली ओड्स नहीं है, ये थोड़ी डिफरेंट है इसका स्ट्रक्चर के लिहाज से। या तो इसके बाद जब वो स्टेज के ऊपर मूवमेंट करके फिर दोबारा वापस आता है, फिर वो एक गाना यानी ओड गाता है, तो उसे एंटी स्ट्रोफी कहते हैं। तो ये कोरस का कंसेप्ट है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, अब आपको समझ आ गया होगा कि ट्रेजिडी का जो था ना ये आगाज़ किस तरीके से होता है। तो एंशियंट ग्रीक में ज़ाहिर इसका एक ओरिजिन पाया जाता है। देखिए, जब ये लफ्ज़ ट्रेजिडी हम बोलते हैं ना, तो ट्रेजिडी का प्लीज़ कीप इन माइंड कि ट्रेजिडी का आज मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। उस वक्त ट्रेजिडी हम ट्रेजिडी के बतौर एक लिटरेरी जानरा के तौर पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखते हैं, आगे देखते हैं कि ट्रेजिडी जो होता है ना, वो कहते हैं कि यानी द कंसेप्ट ऑफ एक्शन इन एरिस्टोटल व्यू ऑफ ट्रेजिडी। एरिस्टोटल्स एनालिसिस ऑफ ट्रेजिडी इज़ बाई फार द मोस्ट वेल नोन सेक्शन इन द पोएटिक्स। यानी पोएटिक्स में देखें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ट्रेजिडी है, चूँकि ट्रेजिडी से उसका प्लाट निकलता है, प्लाट से करेक्टर निकलते हैं, यानी ऑल दी अदर थिंग्स जो होता है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। इसलिए ट्रेजिडी का कंसेप्ट जो होता है समझे कि सेंट्रल कंसेप्ट है। ओके, अब देखें ये डेफिनेशन भी उन्होंने दी हुई है, प्लेटो की अपनी डेफिनेशन है, सॉरी एरिस्टोटल की। ठीक है, ये देखिए कहता है ट्रेजिडी इज देन एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, ठीक है, दैट इज सीरियस। पिछले देखे लेक्चर में हमने बात की थी कि इमिटेशन क्या होती है। तो अब ट्रेजिडी किसकी इमिटेशन होती है, ट्रेजिडी किसकी यानी रिप्रेजेंटेशन या रिप्रोडक्शन होती है। अब दैट इज सीरियस एक्शन, दैट इज सीरियस, complete and of a certain magnitude by means of language enriched with all kinds of ornaments, each used separately in different parts of the play. It represents men in action, okay, and does not use narrative. ठीक है, and through pity and fear it effects relief to these similar emotions. अब इसमें ही बात समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो अब इसमें ये तयशुदा होगी कि ट्रेजिडी जो होता है ना इमिटेशन है। इमिटेशन किसकी है, ये एक्शन की है। एक्शन कौन सा होता है, वो सीरियस और कंप्लीट और सर्टन होता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर लैंग्वेज कैसी होती है ट्रेजिडी के अंदर, इसमें बड़ी ऑर्नामेंटल लैंग्वेज होगी, यानी आम सादा आम फहम ज़बान नहीं होगी बल्कि ऑर्नामेंटल ज़बान होगी। जब हम ग्रीक ट्रेजिडीज़ को पढ़ते हैं तो हमें बखूबी इसका अंदाज़ा हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि उसके अंदर क्या है कि ईच यूज सेपरेटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्ले, ये उसके स्ट्रक्चर के साथ डील करती है। इट रिप्रेजेंट्स मैन इन एक्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रेजिडी इज़ एन इमिटेशन नॉट ऑफ मैन बट मैन इन एक्शन, यानी आदमी या लोग जो होता है लोगों के अमल को, ठीक है, एक्शन जो होता है ना, एक्शन को जब इमिटेट करते हैं वो ट्रेजिडी होती है। यानी ये दिस इज़ नॉट एन इमिटेशन ऑफ मैन बट मैन इन एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये हमेशा नैरेटिव नहीं होती, ये हमेशा ड्रामेटिक होती है। ये प्लीज़ कीप इन माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है कि ट्रेजिडी एज अ यानरा, एज अ क्लासिकल यानरा, ठीक है, एज अ यू कैन से एंशियंट ग्रीक क्लासिकल यानरा, ये हमेशा एक ड्रामेटिक होती है, ये नैरेटिव नहीं हो सकती। नैरेटिव का मतलब होता है कि यानी इसके कि ये बताई नहीं जाती बल्कि परफॉर्म की जाती है। ठीक है, ट्रेजिडी, ये जो ग्रीक के यहाँ कंसेप्ट है ट्रेजिडी का, तो वो क्या था, वो हमेशा ड्रामेटिक होती है। हाँ, आगे जो था ट्रेजिडी का कंसेप्ट बदला है। आगे जब हम जाते हैं क्या कहते हैं, ये जो मेडिवल एजेस है वहाँ जो ट्रेजिडी थी वो नैरेटिव हो गई थी। इसके बाद ट्रेजिडीज़ के फिर और कंसेप्ट आते गए, आज फिर मॉडर्न ट्रेजिडी का एक कंसेप्ट आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद वो बताते हैं कि थ्रू नैरेटिव एंड थ्रू पिटी एंड फियर इट इफेक्ट्स द रिलीफ। ठीक है, ये इसमें पिटी एंड फियर भी होता है, यानी इमोशनल इफेक्ट भी रखती है। तो ये ट्रेजिडी की बड़ी जामिया किस्म की डेफिनेशन उसने दी। अब द क्वेश्चन अराइजेस कि ट्रेजिडीज़ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं। ठीक है, यानी ट्रेजिडी के हवाले से मैं आपसे यही जिक्र करूँगा कि जब हम एमए के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते थे तो हमें डॉक्टर रिजवान जो थे पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने हमें द बैके प्ले पढ़ाया था, ये था उसका यूरिपिडीज़ का। तो उन्होंने हम बड़ी अच्छी बात, वो कहते हैं ट्रेजिडी का, ट्रेजिडी इज़ अ सबलाइम, ट्रेजिडी इज़ वाइल कॉमेडी इज़ नॉट। ठीक है, यानी जो ग्रीक थे, जो पुराने यूनानी लोगों के मुताबिक, ठीक है, जो ट्रेजिडी है, ट्रेजिडी क्या होती है, सबलाइम होती है, लेकिन कॉमेडी सबलाइम नहीं होती है। ठीक है, इट मीन्स दैट कि दे गेव मोर इंपॉर्टेंस टू ट्रेजिडी एंड नॉट कॉमेडी। ठीक है, वो कहते हैं कॉमेडी क्या होती है, इट मेक्स अस लाफ। ठीक है, देखिए कॉमेडी क्या करती है, ये हमें हंसाती है, इट मेक्स अस लाफ एंड इज़ फार गाटन इन नो टाइम, एंड इट मेक्स अस लाफ फॉर सम टाइम एंड इट इज़ फार गाटन इन
नो टाइम। तो ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड कॉमेडी, ठीक है। अब ट्रेजिडी क्या होता है, ट्रेजिडी हैज़ अ लास्टिंग इफेक्ट्स ऑन अस। देखें आप ज़िंदगी में भी देखें कि जो एक गम का वाक़या होता है हमारे ऊपर एक दायमी असरात छोड़ता है। जो हमारे खुशी का वाक़या होता है उसके जो होता है ना, एक मोमेंटरीली जो होता है ना, उसकी एक हमें यानी खुशी मिलती है, ठीक है। अब ये फिलिप सिडनी ने कहा था ट्रेजिडी क्या है, द स्वीट वायलेंस ऑफ ट्रेजिडी, यानी स्वीट वायलेंस। देखिए इसमें ऑक्सीमोरोन उसने यूज़ किया ना, ठीक है। तो इसका मतलब है जो पुराने ग्रीक थे उनके हाँ जो था, ट्रेजिडी वॉज कंसिडर्ड टू बी सबलाइम, वाइल कॉमेडी इट वॉज नॉट कंसिडर्ड टू बी सबलाइम, इट वॉज कंसिडर्ड टू बी समवट वल्गर, ठीक है। ये समझते थे, ठीक है। तो इसके बाद आगे था कि उनका एक, देखिए ग्रीक का, इसको समझने से पहले आपको ज़रूरी होगा, हमने एमए के अंदर एक ड्रामा पढ़ा था दी एगामेमनॉन, दैट इज़ रिटन बाय एस्काइलस, ठीक है। तो उसमें ये हमें हमारे जो टीचर थे तो उन्होंने हमें बताया था कि इन ग्रीक का एक मतलब डोमिनेट एक डिक्टम था। उनका एक बिलीफ ये था कि इंसान जो था हमेशा मसाइब से सीखता है, मुसीबतें जो आती हैं इंसान को सिखाती हैं, इंसान को असल में बेहतर बनाती हैं, ठीक है। तो मुसीबतों से इंसान सीखता है, इंसान वैसे नहीं सीखता बल्कि मुसीबत, तो ये बिल्कुल बात आज भी ठीक है, हम मसाइब से ही सीखते हैं, ठीक है। तो कहते हैं मैन लर्न थ्रू सफरिंग, तो ये ट्रेजिडी का उनका बेसिक एक डिक्टम उनके साथ है जो वो उन्होंने रिलेट किया हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। ये देखें, अब यहाँ ये बच्चों समझने की ज़रूरत है कि ये जो ट्रेजिडी का लफ्ज़ है ना, ठीक है, ट्रेजिडी का लफ्ज़ अगर हम ग्रीक पीरियड से लेके आज 20वीं या 21वीं सदी तक उसका एनालिसिस करें, ठीक है, तो ट्रेजिडी का लफ्ज़ स्टेबल नहीं है, उसका मीनिंग स्टेबल नहीं है। कि ग्रीक है उसका मीनिंग और था, मेडिवल एजेस में ट्रेजिडी और हो गई, उसके बाद अब हम देखते हैं कि रेनेसांस में और तरह का कंसेप्ट आ जाता है, उसके बाद न्यू इनलाइटनमेंट वगैरह 20th सेंचुरी, फिर अब मॉडर्न ट्रेजिडी। तो ट्रेजिडी का लफ्ज़, ट्रेजिडी की डेफिनेशन स्टेबल नहीं है। ये जो डेफिनेशन हम कर रही है एरिस्टोटल के मुताबिक डेफिनेशन है, ये स्टेबल डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। अब ये अगर आपने डिटेल में पढ़ना हो तो आप इस हवाले से मॉडर्न ट्रेजिडी दैट इज़ रिटन बाय रेमंड विलियम्स, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी कि ये वहाँ ग्रीक से लेके ना तो 20वीं सदी तक जो एनालिसिस होता है ना ट्रेजिडी के लफ्ज़ का, वो करता है बड़े अच्छे तरीके के साथ। आप उसको पढ़ सकते हैं अगर आपने डिटेल में पढ़ना हो तो, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि अब जो ट्रेजिडी होती है, ठीक है, ट्रेजिडी के अंदर वो ये बताते हैं आगे, यानी सबसे जो अहम जो चीज़ होती है ना ट्रेजिडी के बारे में, ठीक है। तो ये आगे यानी इसके 6 जो होता है ना एलिमेंट्स होते हैं ट्रेजिडी के, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा उसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये 6 एलिमेंट्स जो होते हैं ना ट्रेजिडी के, ये कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये देखें, ट्रेजिडी जो होती है उसके 6 एलिमेंट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं। एक प्लाट होता है, प्लाट जो होता है द सोल ऑफ ट्रेजिडी होता है। प्लाट के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे और समझे कि डिटेल में हमारी डिस्कशन प्लाट के ऊपर होगी, क्योंकि प्लाट जो होता है बड़ा सेंट्रल कंसेप्ट है जिसके ऊपर सारे कंसेप्ट डेवलप करते हैं। उसके बाद करेक्टर होते हैं, उसके बाद थाट, इसमें थीम्स वगैरह आ जाते हैं, फिर डिक्शन, लैंग्वेज वगैरह होती है, स्टाइल होता है, स्पेक्टिकल होता है इसके अंदर, यानी स्टेजिंग, कॉस्ट्यूम्स, इफेक्ट्स वगैरह, फिर सॉन्ग की मैंने अभी आपसे बात किया, कोरस होता है, ठीक है, स्टोफी होता है, एंटी स्टोफी होता है। तो ये सारे के सारे जो होते हैं ना ये 6 इसके एलिमेंट्स होते हैं ट्रेजिडी के, ठीक है। इनका आगे हम जिक्र करेंगे, ठीक है। आप कहते हैं एक्शन क्या होता है, ये देखिए पहले बात आ गई एक्शन क्या होता है, चूँकि हमने ये बात की थी कि ट्रेजिडी क्या है, एरिस्टोटल ने कहा ट्रेजिडी इज़ देन एन इमिटेशन ऑफ एक्शन, यानी एक्शन क्या होता है, एक्शन के डेफिनेशन में बड़ी खूबसूरत की है। एक्शन का मतलब ये होता है कि यानी एक्शन मीन दैट द सब्जेक्ट ऑफ ट्रेजिडी इज़ ऑफ कोर्स एन एक्शन विच इज़ मॉरली सीरियस, presents a completed unity and occupies a certain magnitude not only in terms of importance but also as seen in terms of a certain prescribed constraints of time, place and complexity। ये आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये डेफिनेशन है ये जो इसकी एक्शन की, ठीक है, कि एक्शन कैसा होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ट्रेजिडी क्या होती है। मैंने पहले बताया कि ट्रेजिडी इज़ ड्रामेटिक, इट कैन नेवर बी नैरेटिव, ठीक है। एरिस्टोटल के जो के मुताबिक जो ट्रेजिडी होती है वो नैरेटिव नहीं होती बल्कि वो ड्रामेटिक होती है, ठीक है ना, कि जो नैरेटिव में लिखी जाएगी वो ट्रेजिडी नहीं होगी, ठीक है। कहते हैं कि मोर ओवर सिंस अ ट्रेजिडी इज एसेंशियली ड्रामेटिक रादर देन नैरेटिव इट रिप्रेजेंट्स मैन इन एक्शन। देखिए बार बार ये चीज़ अपने जहन में रखनी है, ठीक, कि ट्रेजिडी इमिटेट्स मैन, नॉट मैन बट मैन इन एक्शन, ठीक है। तब आगे समझ आएगी कि प्लाट के हवाले से कि ये मैन को रिप्रेजेंट नहीं करती बल्कि मैन को एक्शन में रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। तो एक्शन कौन सा होता है ये हमने अभी बात कर ली कि एक्शन कौन सा होता है, कि सीरियस है, कंप्लीटेड यूनिटी है, कि मैग्नीट्यूड है, ये सारी एक्शन के बारे में मैंने बात की, ठीक है। ये आगे देखें जी, मैंने उसको हाईलाइट कर दिया कि 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजिडी जिनको हमने पहले भी डिस्कस किया है, कि ये देखें कि प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, थॉट,
स्पेक्टिकल एंड सॉन्ग, ठीक है। दीज एलिमेंट्स इंक्लूड द मीन्स ऑफ इमिटेशन, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी ना कि यानी मीन्स ऑफ इमिटेशन क्या है, डिक्शन और सॉन्ग है, ठीक है। द मैनर ऑफ इमिटेशन है, स्पेक्टिकल है, और ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन का एक्शन अरेंज इन द प्लॉट एंड द करेक्टर एंड थॉट एंड ऑफ द एक्टर्स, ठीक है। तो दीज आर द 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजिडी, ठीक है। इसके बारे में आगे हम बात करते हैं। तो अब आगे चलते हैं, अब आगे देखें कि सबसे ज़्यादा ये जो 6 एलिमेंट्स हैं जो अभी हमने बात जिनके ऊपर की है, तो सबसे ज़्यादा जो प्लेटो का एरिस्टोटल का जो फोकस है वो है प्लॉट के ऊपर। अब प्लॉट क्या चीज़ है, प्लॉट के बारे में हम ये बात करेंगे, ठीक है। तो प्लॉट की डेफिनेशन, अब एरिस्टोटल की अपनी डेफिनेशन क्या होती है, कहते हैं एरिस्टोटल डेफिनेशन ऑफ प्लॉट एज द अरेंजमेंट ऑफ द इंसिडेंट्स, यानी इंसिडेंट्स की अरेंजमेंट होती है, लेकिन जस्ट ये अरेंजमेंट नहीं होती, आगे चूँकि प्लेटो ये बताएगा, एरिस्टोटल ये बताएगा कि किस किस तरीके से अरेंज किया जाता है। तो आमतौर पर हम ये कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स, ठीक है। ये क्या होता है, प्लॉट। अब प्लॉट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ये देखें, सबसे पहले देखें कि प्लॉट और स्टोरी में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। यानी प्लॉट और स्टोरी जो होता है ये मिलती जुलती चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन इनमें फ़र्क क्या होता है कि ये ई.एम. फोस्टर एक 20th सेंचुरी क्या कहते हैं, एक नावलिस्ट है, ठीक है। इन्होंने अपनी किताब द एस्पेक्ट्स ऑफ नावल के अंदर लिखा है कि स्टोरी क्या होती है, तो किंग डाइड एंड देन द क्वीन डाइड, ये स्टोरी है, लेकिन एक वाक़या हो एक के बाद दूसरा हो गया, ठीक है। लेकिन प्लॉट के अंदर क्या होता है कि द किंग डाइड एंड देन द क्वीन डाइड ऑफ ग्रीफ, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे एक चीज़ काज और इफेक्ट का रिलेशन कायम हो रहा है, ठीक है, कि किंग डाइड, ठीक है, किंग एक काज है तो क्वीन डाइड वो उसका इफेक्ट निकला है, ठीक है। यानी क्वीन अगर मरी है, क्वीन मरी है, तो इसका मतलब उसके पीछे काज क्या है, किंग मरा है, ठीक है। तो ये प्लॉट होगा, ठीक है। तो प्लॉट इसके बड़ी खूबसूरत इन्होंने एग्जाम्पल के साथ समझाया है, ठीक है। अब प्लेटो क्या, एरिस्टोटल क्या कहते हैं, प्लॉट की इंपॉर्टेंस क्या होती है, कहते हैं बिकॉज ट्रेजिडी इज इसेंशियली ड्रामेटिक, इट्स बेसिस कैन नॉट बी द डिपिक्शन ऑफ करेक्टर एज एरिस्टोटल पॉइंट आउट, वन कैन नॉट हैव अ ट्रेजिडी विदाउट एक्शन बट अ ट्रेजिडी विदाउट अ करेक्टर इज फिजिबल। देखिए यहाँ बहुत बड़ी ये बात कर रहा है, वो ये कहता है कि एक प्लॉट के बगैर ट्रेजिडी तो पॉसिबल है, ठीक है। प्लॉट के बगैर ट्रेजिडी पॉसिबल नहीं, लेकिन करेक्टर के बगैर ट्रेजिडी पॉसिबल है। अब ये बात आज के जो रीडर्स हैं ना, हमें ये बड़ी कंफ्यूज करती है, कैसे मतलब हो सकता है कि अगर उसमें करेक्टर ना हो तो ट्रेजिडी कैसे हो सकती है। तो ये बात इतनी मुश्किल नहीं है, आसान है। इसकी देखिए वजह ये होती है क्योंकि उसने अपने डेफिनेशन में कहा है कि ट्रेजिडी इमिटेट्स मैन इन एक्शन, ठीक है। तो वो कहता है कि जो मैन के एक्शन होते हैं ना, मैन के एक्शन जो होते हैं असल में वो सारे का सारा वो प्लॉट होता है। तो इसका मतलब है कि थ्रू दिस स्टेटमेंट व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से इज़ दैट कि जो ट्रेजिडी के अंदर जो मैन इन एक्शन है, जो लोगों के जो अमल होते हैं, जो एक्शन होते हैं, एक्शन किस किस्म के थे, सीरियस हो गए, कंप्लीट होंगे, पीछे हमने बात की है, ठीक है। तो वो क्या था, वो इसलिए इसको इम्पोर्टेंस देता है प्लॉट को, ठीक है। तो यानी अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यानी ये कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका इतना मुश्किल नहीं है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि यानी मैन इन एक्शन जब होंगे तो ज़ाहिर है उनके मैन इन एक्शन, उनके जो एक्शन होंगे वही ट्रेजिडी के प्लॉट को मतलब कंट्रीब्यूट करेंगे ना। इसके बाद आगे चलते हैं कि प्लॉट एंड करेक्टर, ठीक है। अब इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या होती है, देखिए प्लॉट का समझे कि यानी अगर प्लॉट जो था दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस इज सोल ऑफ ट्रेजिडी, जैसे कि एरिस्टोटल ने खुद कहा है कि प्लॉट कहता है सोल ऑफ ट्रेजिडी होती है। अब प्लॉट और करेक्टर के दरमियान रिलेशन क्या होती है, और प्लॉट फिर देखें प्लॉट इज़ प्राइमरी, करेक्टर इज सेकेंडरी, जैसे कि हमने अभी भी डिस्कस किया है, ठीक है, कि करेक्टर्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट दे आर नॉट एज इंपॉर्टेंट एज द प्लॉट, ठीक है। वाइल दे आर नॉट इंपॉर्टेंट इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ट्रेजिडी इज एन इमिटेशन नॉट ऑफ मैन बट मैन इन एक्शन, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। कहते हैं द कनेक्शन बिटवीन एक्शन एंड करेक्टर कैन बी फर्दर क्लैरिफाइड बाई एरिस्टोटल सब्सिक्वेंट कॉमेंट ऑन द प्लॉट विच इज़ नेसेसरी फॉर ट्रेजिडी। फॉर एरिस्टोटल द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ प्लॉट इज यूनिटी, ठीक है। अब प्लॉट का सबसे ज़्यादा अहम क्या चूज़ हो सकता है, वो यूनिटी होता है। यूनिटी क्या होता है, दिस यूनिटी इज नॉट बेस्ड ऑन करेक्टर सिंपली डीलिंग विद द ट्रेजिक सिंगल ट्रेजिक हीरो नॉट अचीव सर्टन such unity. Aristotle suggests that innumerable and diverse things can happen to a single individual and his diversity. अब देखें, इसमें देखें जो करेक्टर होता है ना, जो किरदार होता है, जो करेक्टर ट्रेजिक हीरो जो होता है, ठीक है, अगर हम इसको ये कह लें, ठीक है, तो ट्रेजिक हीरो इसके अंदर सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ फाइल नहीं, बल्कि मफूल भी है, ठीक है। यानी ऑल दिस थिंग एंड व्हाट ही इज डूइंग इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज यू कैन से हैपनिंग टू हिम इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। यानी फाइल के साथ होने के साथ वो मफूल भी है, वो सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये देखें
ऑर्गेनिक यूनिटी क्या होती है, यानी प्लाट के लिहाज से, यानी पहले तो उसने बात की कि ट्रेजिडी क्या है, ट्रेजिडी के बाद वो चला गया प्लाट के ऊपर, प्लाट के बाद उसने ये साथ में बताया कि प्लाट और अगर करेक्टर के रिलेशनशिप है तो प्लाट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये प्लाट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन करेगा, ठीक है। अब प्लाट में क्या होता है, ऑर्गेनिक यूनिटी होनी चाहिए, ठीक है। कहते हैं एज एरिस्टोटल पुट्स इट द कंपोनेंट incident must be so arranged that if one of them may be separated or removed, ठीक है, तो क्या होगा कि the unity of the whole is dislocated or destroyed, यानी प्लाट के अंदर इंसिडेंट इस तरीके के साथ जुड़े होते हैं, इस तरीके के साथ मरबूत होते हैं कि अगर एक वाक़या एक चीज़ को निकाल दो तो सारे का सारा प्लाट गिर जाएगा। आप इसकी मिसालियों में आपको दे सकते हो कि जैसे कि तस्बीह वगैरह होती है ना, लोग तस्बीह पढ़ते हैं, अगर उसको तोड़ दिया जाए, किसी हिस्से के साथ तोड़ दिया जाए, ठीक है, उसका वो धागा टूट जाए, तो इसका मतलब कि सारे का सारा जो होगा वो तस्बीह बिखर जाएगी। तो जब द सेम इज़ द केस विद द प्लाट, ठीक है, यानी एक प्लाट जो होता है बड़ा कोहेरेंट होता है, उसके अंदर जो इंसिडेंट्स होते हैं बड़े एक यानी काज और इफेक्ट के लेवल पे जोड़े गए होते हैं, ठीक है। क्योंकि पहले मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि स्टोरी में क्या होता है कि बस सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स होता है, प्लाट में क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स होता है, लेकिन उसमें जो होता है ना काज और इफेक्ट का रिलेशन होता है, ठीक है, यानी इल्लत और मलूल का जो होता है रिलेशन होता है, ठीक है। अब आगे कहते हैं कि ऑर्गेनिक यूनिटी को अचीव कैसे किया जाए, ठीक है। तो उसके लिए कहते हैं कि प्लेटो सबसे पहली बात ही करता है कि प्लाट का स्ट्रक्चर जो होता है ना कि वो ऑर्गेनिक यूनिटी यानी उसको एक इत्तेहाद कायम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, अ होल इज़ व्हाट हैज़ द बिगनिंग एंड द मिडल एंड द एंड। तो देखिए यहाँ से उसकी खुद डेफिनेशन उन्होंने बताई है अरिस्टोटल ने कि एक प्लाट के अंदर क्या होता है, एक बिगनिंग होगा, इंट्रोडक्शन, ठीक है, फिर मिडल होगा, फिर एंड होगा, ठीक है। अब वो कहते हैं बिगनिंग क्या होता है, कहते हैं अ बिगनिंग फॉर एरिस्टोटल इज दैट विच इज़ नॉट नेसेसरीली काज बाई एनीथिंग एल्स, ठीक है, बट इट सेल्फ द काज ऑफ समथिंग एल्स, ठीक है। अ मिडल बोथ फॉलोज फ्रॉम समथिंग एल्स एंड रिजल्ट्स इन समथिंग एल्स, एंड an end is what necessarily follows from something else but not does not produce a, ये देखिए ये इसकी जो तीन जो होता है ना, ये तीन चीज़ें होती हैं, यानी ऑर्गेनिक यूनिटी को अचीव करने के लिए पहली बात है स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाट क्या होगा, इट मस्ट हैव अ बिगनिंग, इट मस्ट हैव अ मिडल एंड इट मस्ट हैव एन एंडिंग, ठीक है। अब इसके अपने अल्फाज इसके देख लेते हैं, कहते हैं ही हिज पॉइंट्स हियर सीम्स टू बी वेल कंस्ट्रक्टेड प्लाट्स डू नॉट, ठीक है, begin and end at a random but must embody the formula we have stated, ठीक है। यानी वो ये कहता है कि जो एक अच्छा प्लाट होता है ये रैंडम नहीं होता, ठीक है, ना इसका एंड रैंडम होता है, बल्कि एक आला बिगनिंग होती है, इसके बाद वो बिगनिंग जो होता है इट फॉलोज, यू कैन से इट इज़ फॉलोड बाय द मिडल एंड देन द मिडल इज़ फॉलोड बाय द एंड, ठीक है। तो ये होता है, ये प्लाट का एक स्ट्रक्चर होता है जो ऑर्गेनिक यूनिटी को अचीव करने में मदद करता है। फिर इसके बाद होता है कि प्लाट के अंदर जो होता है ना दो डायमेंशन होती हैं, एक एस्थेटिक डायमेंशन होती हैं, एक अफेक्टिव डायमेंशन होती हैं, ठीक है। ये भी प्लाट की ऑर्गेनिक यूनिटी को अचीव करने के लिए यानी किरदार अदा करते हैं। अब एस्थेटिक डायमेंशन क्या होती हैं, ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। कहते हैं कि एस्थेटिक डायमेंशन वो होती हैं कि फार्मल क्वालिटीज़ या मैग्नीट्यूड, यानी प्लाट जो होता है प्लाट के अंदर मैग्नीट्यूड कैसा होगा, ठीक है, यानी उसके अंदर जो यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, ठीक है, वगैरह जो होती है, ठीक है, वो होती है, वो होते हैं एस्थेटिक डायमेंशन, ठीक है। और अफेक्टिव डायमेंशन का मतलब होता है कि प्लाट जो होगा जब हम ट्रेजिडी देखते हैं या ट्रेजिडी परफॉर्म हो रही होती है, ठीक है, तो हमारे ऊपर इमोशनल इम्पैक्ट रखती है, ठीक है, यानी पिटी एंड फियर के इम्पैक्ट रखती है। ये आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में हम पिटी एंड फियर को भी डिस्कस करेंगे। तो प्लाट के लिहाज से क्या कि एस्थेटिक डायमेंशन होती हैं, फिर उसके बाद है कि अफेक्टिव डायमेंशन होती हैं, ठीक है, कि प्लाट की जो फॉर्मल क्वालिटीज़ होती हैं वो एस्थेटिक डायमेंशन कहलाती हैं, और प्लाट की जो अफेक्टिव डायमेंशन होती है वो इमोशनल इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस, वो क्या कहलाती हैं, अफेक्टिव डायमेंशन, ठीक है। अब इसके हवाले से आगे हम देखते हैं। अब आगे कहते हैं एरिस्टोटल क्या कहता है, वो कहते हैं 5 डिवीजन्स, यानी प्लाट के एक तो बिगनिंग हो गई, एक हमने देखा मिडल हो गया, एक हो गया एंड। अब ज़ाहिर है जब एक मजमून आप लिख रहे होते हैं, आपको एग्जांपल देने के लिए मैं समझाता हूँ कि मजमून जो होता है कैसे जो होता है, ऐसे कि 3 पार्ट्स होते हैं, एक इंट्रोडक्शन होता है, बिगनिंग होता है, एक मिडल होता है, एक एंड होता है। लेकिन ये जो 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इनको फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं कि इंट्रोडक्शन है, ये बैकग्राउंड है, ये है, ये है, ये है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इन द सेम वे एरिस्टोटल जो था वो ये बताता है कि यानी वाइल एरिस्टोटल डिवाइड्स द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लॉट इनटू, उसमें कितने 5 पार्ट होते हैं, एक प्रोलॉग होता है, एक एपिसोड होता है, एक एग्जोड होता है, एक पैरोड होता है, और एक जो होता है ना स्टेसिमन होता है, ठीक है। यानी दीज आर द 5 पार्ट्स ऑफ प्लॉट, ठीक है, ये 5 में डिवीजन करता है। यानी पहले तो बिगनिंग,
और मिडल और एंड पे करता है, फिर उसके बाद ये 5 और एलिमेंट्स इसके अंदर लगाता है। ये जब हम इसको ड्रामास को पढ़ते हैं ना, खासतौर पर इडिपस रेक्स को आप पढ़ें या सोफोक्लिस या जो सोफोक्लिस का एंटिगनी ड्रामा आप पढ़ें, इसके अलावा जो एस्काइलस का दी एगामेमनन पढ़े, तो ये चीज़ें फिर हमारे सामने वाज़ह हो जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद प्लेटो जो होता है, प्लेटो डिवाइड्स द प्लॉट इनटू 2 काइंड्स। एक सिंपल प्लॉट्स होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स होते हैं। ठीक है, अब कहते हैं ही डिवाइड्स प्लॉट्स इनटू 2 सिंपल प्लॉट्स which exhibit a continuous action and complex plot and exemplified in Sophocles' Oedipus text whose action is marked by a movement through reversal, recognition and suffering। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि सिंपल प्लॉट क्या होता है कि एक एक्शन जो होता है वो जारी रहता है, चलता रहता है। ठीक है, एक जो कम्प्लेक्स प्लॉट है, कम्प्लेक्स प्लॉट में क्या होता है कि एक्शन जारी है, एक्शन के साथ क्या होता है उसमें एनाग्नोसिस आ जाता है। ठीक है, पेरिपेटिया, ये जो क्या कहते हैं डिस्कवरी हो जाती है। ठीक है, ये वगैरह आगे हम इसको देखते हैं। अब इसमें एक और चीज़ वो बयान करता है। ठीक है, कहता है मच लेटर इन द टेक्स्ट इट डिवाइड्स द एक्शन इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, अब कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? कॉम्प्लिकेशन के विच इंक्लूड्स ऑल ऑफ द इवेंट्स अंटिल द चेंज इन फॉर्चून। ठीक है, देखिए जब हम एक ट्रेजिडी में देखते हैं, ट्रेजिडी के अंदर जैसे देखिए ईडीपस है, ईडीपस रेक्स की अगर हम ट्रेजिडी को हम पढ़ते हैं या हम देखते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी इवेंट्स, जितने भी जो इंसिडेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि उसकी यानी चेंज ऑफ फॉर्चून। ठीक है, अब इसको ज़रा मैं समझाता हूँ आपको ऊपर से पहले ना, फिर आप समझेंगे। ये देखें, इसमें 2 चीज़ें होती हैं ट्रेजिडी के अंदर। एक होता है पेरिप्टिया से जिसे बोलेंगे पेरिप्टिया। ठीक है, तो पेरिप्टिया क्या होता है कि रिवर्सल। ठीक है, अ सडन और अनएक्सपेक्टेड रिवर्सल ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशन स्पेशली ना लिटरेरी वर्क, ये क्या कहलाता है? पेरिपेटिया। ठीक है, तो ये क्या चीज़ होता है कि जब एक सडन तब्दीली आ जाती है ना कि एक यानी ड्रामे के अंदर या एक ट्रेजिडी के अंदर, ठीक है, ये होता है रिवर्सल, इसे कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे, इसके बाद है एनाग्नोसिस को हम कहते हैं डिस्कवरी। अ पॉइंट इन द प्लॉट ऑफ ट्रेजिडी एट विच द प्रोटैगनिस्ट रिकॉग्नाइजेस हिज और हर ओन। जब एक जो प्रोटैगनिस्ट होता है, जब उसके सामने अपनी या किसी की, ठीक है, ट्रू आइडेंटिटी जो होता है, ट्रू सिचुएशन रिवील होती है, तो उसे हम कहते हैं एग्नोसिस हम कहते हैं। ठीक है, मैं आपको मिसाल का समझाता हूँ। ये देखिए, ओथेलो जो होता है, ओथेलो शेक्सपियर की एक बड़ी वन ऑफ द यू कैन से ग्रेटेस्ट ट्रेजिडीज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। अब इसमें रिवर्सल क्या होता है? रिवर्सल ये होता है कि जब ओथेलो जो होता है, ओथेलो को जब आयागो प्रम्प्ट करता है, जब उसे प्रोवोक करता है, जब उसका जहन बनाता है, ठीक है, कि उसके अंदर डेस्टिमोना जो उसकी बीवी है, उसकी वाइफ है, ठीक है, उसके अंदर यानी ओथेलो के अंदर ये शक डालता है कि उसका कैसियो के साथ अफेयर है। ठीक है, कैसियो के साथ उसका एक यानी नाजायज़ रिलेशन है। ठीक है, अब ये बात क्या होता है कि अब उसके अंदर रिवर्सल आता है। रिवर्सल क्या आता है कि इससे पहले ओथेलो जो था, ही लव्ड हिज वाइफ। ठीक है, ही ट्रस्टेड हिज वाइफ। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब उसे ये यानी उसे ये पता चलता है, उसका जहन ये बन जाता है कि वाकई उसकी वाइफ का रिलेशन है किसी के साथ, तो अब क्या होता है कि नो डिसट्रस्ट इट हैज़ चेंज्ड इनटू डिसट्रस्ट। अब ओथेलो जो पहले वाला है, वो ओथेलो वो नहीं है, अब उसके सर्कमस्टांसेस की तब्दीली आ गई है। ठीक है, एनाग्नोसिस क्या होता है कि जब ओथेलो को ये पता चलता है, एंड के ऊपर जाके पता चलता है, ठीक है, कि ये सारे का सारा जो काम, जब वो डेस्टिमोना को मार देता है, तो उसे एंड में पता चलता है कि यानी ये जो उसने किया तो गलत किया। क्यों, कब पता चलता है? उसे पता चलता है कि जब आयागो जो होता है, आयागो की ट्रू आइडेंटिटी उसके हमें रिवील होती है। ये क्या होता है? एनाग्नोसिस होता है। ठीक है, ये आपको फिल्मों में, ड्रामों में अक्सर नज़र आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इस हवाले से यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि यानी जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी कंपोनेंट होते हैं, जो कि एक हीरो की जो प्रोटैगनिस्ट होता है, ठीक है, उसका चेंज ऑफ फॉर्चून के अंदर यानी कंट्रीब्यूट करता है, तो वो क्या कॉम्प्लिकेशन होती है। जैसे मिसाल के तौर पे, ठीक है, कि जब ओथेलो है, ठीक है, ओथेलो के अंदर जितने भी एलिमेंट, जितने भी वो चीज़ें हैं जो कि उसके अंदर ये कंट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है, कि यानी उसका जो चेंज है, ठीक है, यानी उसका जो मतलब रिवर्सल होता है, ठीक है, तो वो कहते हैं कॉम्प्लिकेशन होती है। ठीक है, डिनोमेंट क्या होता है? ठीक है, ये होता है जो कि यानी कंक्लूजन वगैरह होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखें कि एरिस्टोटल क्या करता है। एरिस्टोटल ने प्लॉट के बारे में बात की। ठीक है, उसने ही हैड डिवाइडेड द प्लॉट इनटू सिंपल प्लॉट्स एंड द कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स। ठीक है, इसके बाद उसने क्या प्रेफरेंस फॉर कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स, यानी एरिस्टोटल के मुताबिक जो होता है ना कि जो आला प्लॉट होता है वो होता है जिसके अंदर
कम्प्लेक्सिटी हो। अब कम्प्लेक्सिटी कैसे होती है, कम्प्लेक्सिटी में और भी बड़े वामल होते हैं, लेकिन ये जो दो है ना चीज़ें, ये जैसे मैंने बताया कि यानी रिवर्सल है और एनाग्नोसिस है, ठीक है, ये बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, ठीक है। तो इसके से एक प्लाट जो होता है कम्प्लेक्स प्लाट बनता है। तो अब ये कहते हैं एरिस्टोटल क्या कहता है, वो कहता है कि एरिस्टोटल प्रेफर्स कॉम्प्लेक्स प्लाट बिकॉज इट इज़ थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिवर्सल रिकॉग्निशन। देखिए रिवर्सल का मतलब क्या होता है, ये वही पेरिपेटिया जो होता है, ठीक है। रिकॉग्निशन एनाग्नोसिस को कहते हैं। सफरिंग दैट इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर आर इवोक्ड, ठीक है, कि पिटी एंड फियर के जो इमोशन होते हैं वो इवोक किए जाते हैं करेक्टर्स के अंदर, ठीक है। अब ये लेक्चर है, इस लेक्चर के बाद आगे हम ये बात करेंगे कि ट्रेजिक हीरो के हवाले से हम बात करेंगे, कैरेक्टर्स के हवाले से बात करेंगे, कैथारसिस और ये जो पिटी एंड फियर के जो एलिमेंट्स पैदा किए जाते हैं उसके हवाले से बात करेंगे। तो अगर आज के इस लेक्चर को हम समराइज़ करें तो हमने इसको ट्रेजिडी की डेफिनेशन को देखा, ठीक है, फिर ट्रेजिडी के मुख्तलिफ एलिमेंट्स को देखा और ख़ास तौर पे हमने जो था ना प्लाट के ऊपर फोकस किया। तो आगे के लेक्चर्स के अंदर हम जो उसके जो बाकी पॉइंट्स हैं वो भी कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।